डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 10-15 वीडियोज आएंगी। देखिए, यूपीएससी का जो 2022 का मेंस एग्जामिनेशन है वो आपको पता है 16 सितंबर से होने वाला है, 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ही कम समय बचा है, लगभग एक महीने से भी कम का समय आपके पास। तो आपका जो ये एक बर्डन है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं, कौन कौन से छोड़े जाएं, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इसके तहत आपको लगभग 10 से 15 वीडियो जिसके तहत आएंगी, जिसमें हर पेपर वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, 2, 3, 4 इसमें कौन से प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, यूपीएससी का एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी उसका दायरा तो नहीं है, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ईयर पर थोड़ी सी नज़र डालें तो कहीं ना कहीं पे हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल सकते हैं, उन एरियाज को निकाल सकते हैं जहां पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वही चीज़ लेकर आए हैं, जल्दी से आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ने हैं। अभी समय इनफ है एक इनको रिवाइज करने के लिए, तो थोड़ा सा जब आप रिवीजन करें तो इन फोकस टॉपिक्स पर आप ज़्यादा फोकस करें। जल्दी से सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी जो PYQs हैं, मतलब अभी तक कौन कौन से टॉपिक वो पूछ चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट का डाटा है, यूपीएससी पिछले 7-8 साल का डाटा है ये। इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पिछले साल ही भक्ति साहित्य पर क्वेश्चन पूछा गया। यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, आपको पता है सामाजिक सुधार आंदोलन जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आधुनिक भारत में। भारतीय रियासतों का एकीकरण जो है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल ही। नरमपंथियों की भूमिका, आपको पता है कि कांग्रेस में जो दो दल थे, नरमपंथ और गरमपंथ, ठीक है। अब अगर नरमपंथ पर क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है इस बार गरमपंथ पर पूछ लिया जाए। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे इन दोनों दलों पर, और इनमें भी फोकस आप करेंगे क्या क्या विफलताएं रही, क्या क्या सफलताएं रही, दोनों चीजें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे असहयोग आंदोलन पर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर क्वेश्चन है। जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं ना भारत में, आप देखिए कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें ये दो बड़े आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक इनके साथ आप जोड़ लेंगे भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगर इन दोनों पे सवाल बन चुका है तो आप कोशिश करें कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। शैलकृत स्थापत्य पूछा गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अशोक का स्थापत्य। आपको पता है आजीवक संप्रदायों को दान दिया था, और उसने जो ये शैल बनाई थी, स्थापत्य बनाई थी ना, पत्थरों को काटकर जो चट्टानें बनाई, चट्टानों को काटकर जो एक स्थापत्य का निर्माण किया था, गुफाएं निर्मित की थी, वो अशोक ने आजीवक संप्रदायों को दान दी थी। वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहां से जोड़ के देखेंगे इसको। बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने पूछा है। तो कहीं ना कहीं पे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य के तहत। हम लोग आगे आराम से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है। अभी जल्दी से हम लोग देख रहे हैं कि PYQs में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ले लिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इससे ये चीज निकल के आती है कि जो गवर्नर जनरल हैं वो भी फोकस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन कौन से? जैसे वेलेजली, हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये कर्जन तो पूछ ही लिया गया, तो इन पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है डलहौजी, थोड़ा सा इन पे भी हम लोगों को देख लेना चाहिए, ताकि जल्दी से अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है किसी अन्य गवर्नर जनरल पर तो हम लोग देख सकें, उसको हैंडल कर सकें। उसके बाद क्या पूछा गया है? भारतीय दर्शन एवं परंपरा। आपको पता है कि वर्तमान की जो भारत सरकार है भारतीय विरासत पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो क्वेश्चन उसी संदर्भ में पूछा भी गया है पिछले 1-2 सालों में, तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, इसको भी देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत, ये कल्चर में हम लोग देखने वाले हैं आगे चल के कि किस तरह से साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, ठीक है ना। लिटरेचर, इस पर क्वेश्चन कई बार बन चुका है पिछले 3-4 सालों में, तो इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संगम काल का लिटरेचर भी है, हम लोग वैसे आगे बात करने वाले हैं। 1920 के दशक की वैचारिक धाराएं कौन कौन सी थी? आपको पता ही है, वहां पर महात्मा गांधी का जब उदय हो रहा था तो बहुत सारी चीजें साथ में चल रहे था। आतंकवाद वाले जो आपको पता है कि जिस तरह से रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है ना, गरम दल का ही आगे जैसे प्रसार होता है, तो वो चीजें आप लोगों को बतानी है। फिर आप किस तरह से जो है समाजवाद है भारत में पैर पसारा था, ठीक है। शुरुआत में आप देखेंगे कि किस तरह से नेहरू और कौन, सुभाष चंद्र बोस,
यहाँ पर ये चीजें चल रही थी। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे आप फिर से। गंधार कला को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, पिछले 10-15 सालों में आप देखेंगे तो लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस पे, तो इस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। गंधार कला पूछ लिए तो इसके साथ हो सकता है कि वो मथुरा कला का जो आर्ट है उस पर थोड़ा फोकस कर ले, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद अगर आते हैं कि 1857 का विद्रोह, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम करता है इसको लेके। जैसे 2017 के आसपास मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का जो समय है उसमें भारत जो है एक तरह से विखंडित के रूप में था, विखंडित शासन साम्राज्य के रूप में था। कैसे आप देखेंगे, एक तरफ कहाँ कौन है, मराठा हैं, एक तरफ सिख हैं, एक तरफ मराठा आपको दिखेंगे, फिर सिख दिखेंगे, एक तरफ मैसूर दिखेगा आपको खड़ा, ठीक है, एक तरफ बंगाल के शासक दिखेंगे। तो ये विखंडित था। अगर ये एक होता तो अंग्रेज शायद भारत पर 200 साल तक शासन नहीं कर पाते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इसी पे कि अगर एकता होती इन शासकों में, आपस में कहीं ना कहीं पे एक सहयोग निर्मित होता तो इतना आसान नहीं होता अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना। तो ये चीजें यहां से देखिए। फिर 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण, ये वही है जो रिपीट हुआ है फिर से, कैसे अलग टर्म से। क्या बोला था हमने पहले, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत आप वही चीजें हैं, किस तरह से ब्रह्म समाज आता है, किस तरह से आप आगे चल के बहुत सारे समाजों का उदय होता है। भारतीय ब्रह्म समाज आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसमें एक्टिव होते हैं आर्य समाज को लेके। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर आप देखेंगे कि सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में, इसी को ही भारतीय पुनर्जागरण का दौर कहा गया है। एक पुनर्जागरण 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, लेकिन यही इसकी ही प्रक्रिया अगर हम लोग देखें तो भारत में कब शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी में। तो इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है। फिर देखिए आप, गांधीवादी प्रवस्था दौरान विभिन्न राष्ट्रवादी स्वर क्या थे, जो हम लोगों ने अभी देखा ना वही थे। एक तरफ होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, एक तरफ तो गर्मपंथी थे, वो थोड़ा सा अग्रेसिव थे। आपको पता है किस तरह से भगत सिंह और ये सब सचिंद्र नाथ सान्याल जो हैं, ये लोग एक्टिव थे और इन लोगों ने कहीं ना कहीं पे आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। तो बहुत सारे बलिदान भी हम लोगों ने देखे। तो ये थोड़ा सा चीज आप देखेंगे यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सी परंपराएं, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। समाजवाद वगैरह, कैसे महात्मा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे। तो ये थोड़ा सा आप फिर से इस पे नजर रखेंगे कि कौन कौन सी राष्ट्रवादी स्वर उस समय पे एक्टिव थे। फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि 1940s के दौर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूछ ली गई है। देखिए आपको पता है कि उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तो अंग्रेजों पर एक दबाव था, ब्रिटिश पर, अमेरिका का और अन्य देशों का, कि जल्दी से जल्दी भारत में जो है वो आप सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, क्योंकि भारत का सपोर्ट चाहिए। भारत का मतलब कांग्रेस का उस समय, क्योंकि सबसे बड़ा दल था, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था, तब भी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो पाता, भारत की सेनाएं एक मोटिवेशन के लेवल पे वर्क कर पाती। इसीलिए अंग्रेजों पर एक दबाव था और उसी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में उन्होंने कई, जैसे क्रिप्टो मिशन आया था एक, आप देख सकते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कैबिनेट मिशन जैसे आया है ना, हम देखते हैं किस तरह से इसमें भी अगस्त प्रस्ताव शुरुआत में सबसे पहले दिया गया। इसके बाद ही जाके आप देखेंगे किस तरह से क्रिप्स मिशन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, कि ऐसे नहीं चलेगा, इनको तो एक बिल्कुल एक लेंथ देनी पड़ेगी कि आपको निकलना है। एक टाइमलाइन दी महात्मा गांधी ने कि अब बहुत हुआ, अब आप हम पर ज्यादा शासन नहीं कर सकते, अब भारत छोड़िए आप। तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं प्रस्तावों के दौर में शुरू हुआ था, ठीक है ना। इन्हीं के संदर्भ में हम चीजें देखेंगे। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया है सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से मिशन आए। फिर उसके बाद में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति पूछ लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो फिर से रिपीट हो सकते हैं। और बहुत ही आपको पता है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ने ही वैश्विक जो इतिहास है उसको एक नई दिशा प्रदान की। कई अन्य देशों में जो आंदोलन है इन्हीं क्रांतियों से प्रभावित होकर शुरू हुए थे। फिर आगे देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। कला एंड विरासत फिर से आ गया, ठीक है, 2 बार फिर से। अब पिछले 5-6 सालों में सरकार का फोकस रहा है, इसलिए यूपीएससी भी पूछ रहा है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। फिर चीनी और अरबी यात्री जो आए हैं भारत में, उनका वृतांत पूछ लिया गया है। थोड़ा सा आप लोग इसके साथ जोड़कर दे सकते हैं फारसी यात्री जो, ठीक है ना, फारसी साहित्य भी यहाँ पर आगे चल के हम लोग देखें किस तरह से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में गांधी के विचारों का महत्व, एथिक्स में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को यूपीएससी पूछ रहा है पेपर 1 में। तो
हर पेपर में, पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी पेपर में महात्मा गांधी से संबंधित चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक ऑथर को समझ लीजिए, या इस एक स्वतंत्रता सेनानी को, या इस एक नेता को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, हर एंगल से, चाहे वो नैतिक दृष्टिकोण हो, अहिंसावादी चीजों को लेकर हो, या फिर राज्य की व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी का क्या मत था, उन सब चीजों को लेकर हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी लानी है। तो महात्मा गांधी को लेकर आपने जहां पर भी नोट्स बनाए हों उसको एक बार फिर से अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। फिर भक्ति काल के दौर के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु पर क्वेश्चन पूछा है, तो अगर चैतन्य महाप्रभु पर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है कौन? शंकर देव, असम में वैष्णव साम्राज्य के काफी बड़े संत थे ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इनके साथ साथ के जो इंपॉर्टेंट, सभी को पढ़ने नहीं बैठ जाना है, बहुत सारे भक्ति काल के लेखक हुए हैं या बहुत सारे संत हुए हैं, तो सबको पढ़ने बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समय बहुत चला जाएगा, हमें इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करना है। गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला, देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया था कि गुप्त काल के बाद में सिक्का शास्त्रीय कला जो है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, गिरावट देख लो, कारण क्या थे? एक सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सामंती व्यवस्था है ना, सामंती व्यवस्था का उदय है, और सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है कि विकेंद्रीकरण हो रहा है। विकेंद्रीकरण होने का मतलब ये है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं है जो सिक्कों को प्रदर्शित करे, पहली चीज। दूसरा, उस समय आप देखेंगे कि गुप्त काल के बाद जो है व्यापार में गिरावट हो गई। उसके कारण क्या थे कि व्यापारी जो आप सोचेंगे रोमन साम्राज्य है उसका पतन हो चुका था, महान रोमन साम्राज्य जिसको बोलते हैं, रोमन पतन, तो व्यापार भारत किससे करे? दूसरा ये था कि चीनी लोगों से रेशम की कला सीख ली थी मध्य एशिया ने, तो उससे क्या हुआ कि चीनी लोगों से जो रेशम का ज्ञान जो भारत से होकर व्यापार होता था वो वहां पर सीधा होने लगा, उनको जरूरत नहीं रही। इसलिए ये चीजें, फिर एक जो कारण हम लोगों ने देखा, सामंती व्यवस्था का उदय, विकेंद्रीकरण होने से चलते व्यापार में गिरावट आई, इससे चलते सिक्का शास्त्रीय कला भी उस हद तक विकास नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा इसको इस रूप में हम लोग देखेंगे। फिर आ गया नरम दल विचारधारा। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल को आप जल्दी से स्पेक्ट्रम में रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन सी इनकी सफलताएं रही और कौन सी विफलताएं रही। यही क्वेश्चन यूपीएससी का बार बार रहता है, एक तरफ उनका योगदान पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है कि यहां पर ये लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, क्या जरूरत पड़ी कि दोबारा से गर्मपंथी विचारधारा को एक्टिव होना पड़ा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे। फिर ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बिल्कुल अजीबो गरीब सा क्वेश्चन है, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेश उन्मूलन प्रक्रम क्या था। ये अलग सा क्वेश्चन है, इसको हैंडल करने के लिए आप हर तरफ से वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन के लिए, थोड़े रैंडम क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। थोड़ा बहुत आप उपनिवेश उन्मूलन प्रक्रम को यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप सोचिए, जो भारत में प्रक्रिया होगी कुछ वैसी ही सिमिलर प्रक्रिया अन्य देशों में भी होगी, तो वहां पर भी अगर उपनिवेश इस तरह से ब्रिटिश ने बना रखा है तो वो लोग भी सेम आंदोलन करेंगे, सेम विद्रोह करेंगे, कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकें। तो इस तरह की चीजें आप जोड़कर इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी का टॉपिक, महिलाओं से संबंधित सामाजिक सुधार आंदोलन कौन से थे। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछी हैं। जल्दी से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बन सकते हैं। देखिए, अशोक की शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अभी नई संसद का जो निर्माण हुआ है वहां पे जो अशोक का एक पिलर है वो सब चीजें बनाई गई हैं, या फिर आप सोचिए कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, तो थोड़ा सा ध्यान से आप वहां पे चीजें देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। फिर सिंधु सभ्यता को देखेंगे, फिर आदि शंकराचार्य को हम परीक्षा दृष्टिकोण से देखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार इस पे काफी फोकस कर रही है। केदारनाथ में इन्होंने स्थापित किया था मंदिर। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस बार के यूपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, यूपीएससी ने शायद प्रीलिम्स में भी इनको लेकर क्वेश्चन पूछा है। तो गुफा चित्र के पेंटिंग्स को लेके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा इसको देखेंगे। फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी संस्कृत संबंधी पहले जो हुई हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ा सा चेक कर लिया जाएगा जल्दी से कौन कौन सी पहले उस समय की गई हैं। वीर बाल दिवस, आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को लेकर सरकार ने अनाउंस किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु, बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने बलिदान दिया था। सरकार ने बड़े स्तर पर इनका जो शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया है, मतलब सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, शहीदी दिवस को एक आप सोचिए कि एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। तो वहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक यूपीएससी के दृष्टिकोण से। यहां पर अगर हम लोग देखें, जैसे शास्त्रीय नृत्य है कथक का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार
थोड़ा कोई ना कोई कला दृष्टिकोण से तहत कोई ना कोई शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बार कथक इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार न्यूज में रहा है ये। माधवाचार्य थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये उसी तरह के भक्ति आप सोचे संत हैं, जैसे 8वीं सदी में शुरू होती है ना चीजें, शंकराचार्य आता है, माधवाचार्य आते हैं, तो निम्बकाचार्य आता है, तो इनको मिलाकर ही हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। काफी सरकार का फोकस है इन सब पे। क्रांतिकारी कौन कौन से पढ़ने हमें, सचिंद्र नाथ सान्याल, जिसका भी हम लोगों ने बात भी की थी। फिर गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर कल्चर संस्कृति मंत्रालय की एक बुक पब्लिश हुई अभी हाल ही में, 22 जनवरी के आसपास की न्यूज है ये, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने ये बुक रिलीज की है तो कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वैसे तो लगभग 22 के आसपास उन्होंने जो महिला स्वतंत्रता सेनानी है उनका जिक्र किया है, लेकिन आप देखेंगे कि मातंगनी, हाजरा और गुलाब कौर, चकली लम्मा और रानी अबक्का, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रानी की उपाधि दी थी नेहरू ने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ये सब चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। और क्रांतिकारी गतिविधियों का विकास जो हम लोगों ने अभी देखा ना कि वहां पे 1920 के दौरान भी हम इसको देखेंगे, और गरम पंथ जो पहले उदय हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। लगभग 1905 के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गरम पंथ का उदय होता है वहां पर भी हम चीजों को इस तरह से समझेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर आगे देखिए आप, गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। लाला हरदयाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी का ये, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था, जैसे थोड़ा सा देखेंगे। अगर मान लो सबसे पहले आप लोग दिखाएंगे ऋणग्रस्तता, कैसे किसानों पर ये चीजें बर्डन बन गई है ना, कैसे इससे जुड़ते चले गए। फिर ऋण के बार बार ऋण जाल, जो एक समय में आप सोचिए कि जमींदारी जो व्यवस्था थी भारत में, उससे समय समय पर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते थे, तो ऋण जाल में फंसते चले गए। फिर आप देखिए कि किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन होता है, ठीक है, हस्तशिल्प का पतन होता है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से पतन करने की कोशिश की थी। तो थोड़ा सा इनका प्रभाव हम लोग देख लेंगे। 1857 के बाद आपको पता है कि ब्रिटिश ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए थे, जैसे सेना में परिवर्तन भी किया था, ठीक है। प्रशासनिक बदलाव कई किए थे कि सत्ता जो है वो अब महारानी के तहत कर दी गई थी, और जो रियासतें हैं वो सीधा उनको जवाबदेह बना दिया गया था, किसके तहत, महारानी के तहत। तो थोड़ा सा ये वहां पे बाद में जो भी प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं उनको आप जल्दी से रिवाइज करेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, पहले भी हम लोगों ने देखा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर वहां पर सामाजिक आंदोलन को लेकर क्वेश्चन था, यहाँ पे इनके योगदान को लेकर क्वेश्चन है। किस तरह से आपको पता है सुचेता कृपलानी है, ठीक है, और किस तरह से महात्मा गांधी के साथ जो आगे चल के आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं महिलाएं, उन सब का हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा आतंकवादी जो मान लो, आप मान लीजिए कि जिस तरह से रिवोल्यूशनरी गतिविधियां हैं ना, उनमें जो महिलाएं पार्टिसिपेट की हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बताया अभी बुक भी आई है इसको लेके, जिनके बारे में पता नहीं है अभी तक देश को, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। होम रूल लीग आंदोलन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते ही है बार बार, थोड़ा सा पॉइंट देख लेने सफल हुआ या नहीं। देखिए ये सब टॉपिक जो है प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट मेंस में इनका पूछने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। कैसे, देखिए मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि होम रूल लीग आंदोलन किस हद तक सफल हुआ, किस हद तक सफल हुआ। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि किस हद तक सफल हुआ है ये आंदोलन, और क्या अगर ये सफल नहीं हुआ तो इसके कारण क्या थे, तो उसका नजरिया आपका बदल जाएगा। टॉपिक वही हैं जो प्री में आ रहे हैं बार बार, लेकिन आपका जो यूपीएससी का जो मेंस में पूछने का नजरिया क्या होता है, वो विश्लेषणात्मक, ठीक है, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को देखना है। क्यों हुआ, कारण देखेंगे आप, फिर उसके बाद उसका योगदान देखेंगे, ये सब चीजें आप साथ में देखेंगे। 1940 से 1947 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे हम लोगों ने पहले बात की ना, क्या कुछ चल रहा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। भारत छोड़ो आंदोलन में रियासत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये यूपीएससी ने पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है, किस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना जो विस्तार है वो रियासतों में किया था, और बाद में रियासतें खुलकर सामने आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पे ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और इसको आगे ले जाया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व ने।
आगे चल के कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए थोड़ा सा स्वतंत्रता उत्तर भारत देख लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपको पता है इसके 50 साल कुछ अभी कंप्लीट हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 2021 के आसपास। फिर उसके बाद में आप देखिए कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक समेकन हुआ है, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। किस तरह से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स वगैरह को अडॉप्ट किया, किस तरह से समाजवाद और पूंजीकरण को मिलाकर हम लोगों ने एक मिश्रित मॉडल शुरू किया, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा इस लेवल पे प्रिपेयर करनी है। फिर आप थोड़ा सा देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण समीक्षा, यूपीएससी बार बार एक आध योजना को प्री में पूछता है, तो थोड़ा सा आप होलिस्टिक वे में चीजों को देख लीजिएगा कि क्या भारत में पंचवर्षीय योजनाएं सफल रही या फिर अगर नहीं सफल रही तो क्यों, ऐसा कारण, ऐसी स्थिति बनी कि नीति आयोग को स्थापित किया गया योजना आयोग के स्थान पर। थोड़ा सा इस तरह से जोड़ के एक यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। फिर लोकप्रिय पर्यावरणीय आंदोलन कौन से हुए उस समय, जैसे नर्मदा बचाओ एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, ये पर्यावरणीय आंदोलन ही तो है। फिर जैसे साइलेंट वैली एक आंदोलन था, ये सब चीजें आपको उस डायरेक्शन में पढ़नी है, थोड़ा सा इनको देख लेना है। फिर उसके बाद में आगे देखिए कि एग्रीगेरियन स्ट्रगल जो है, कृषि संघर्ष, इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे हम लोगों को, आपको पता है कि हरित क्रांति वगैरह भारत में लाई गई, क्या कारण रहे, क्या ये सफल हुई या नहीं हुई, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या रहे। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित होती, जैसे उत्तर भारत तक बोला जाता है, इसका सबसे नकारात्मक चीज कि ये उत्तर भारत तक सीमित थी। फिर उसके में कहीं ना कहीं पे आप चीजें देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो है वो यूरिया वगैरह का प्रयोग जो है वो ज्यादा किया गया, तो ये कहीं ना कहीं पे भारतीय मिट्टी के लिए भी कुछ हद तक सफल नहीं सिद्ध हुई। इसीलिए अब हरित क्रांति 2.0 को स्टार्ट किया गया है। आजादी के बाद से भारतीय महिलाएं कौन सी हैं, इस पर एक वीडियो भी थोड़ी सी पब्लिश हुई है हमारे चैनल पे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय महिलाएं जो हैं उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और अपना परचम लहराया है, ठीक है। उसका हाल का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि भारत के सर्वोच्च पद पर जनजाति महिला अभी पहुंची हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे भारत का एक भारतीय सरकारों के प्रयास को दर्शाता है। आगे कौन से क्वेश्चन है बनते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखिए रूसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके ना आप ज्यादा द्वंद्व में मत जाइएगा, ज्यादा डायलेमा में मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक आध क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, 1 से 2 मैक्सिमम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। तो आपको ऐसे जब पता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े टॉपिक देखने, जैसे रूसी क्रांति देख लेना है, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति पूछ चुका है यूपीएससी, तो वहां पे थोड़ा सा देख लेना क्या प्रभाव रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का टॉपिक बनता है कि इसके बाद की स्थिति क्या रही, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उपनिवेशवाद और उसका विश्लेषण, थोड़ा सा इस टॉपिक को भी आप लोग देख लेंगे। देखिए अब आपको हम लोग जल्दी से ये देखते हैं कि कौन कौन से, जैसे हम लोगों ने टॉपिक तो देख लिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि 5 से 10 मिनट में आपको कंप्लीट हिस्ट्री का एक विश्लेषण दे दिया जाए, ताकि कौन कौन से टॉपिक पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें। देखिए शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस करेंगे आप। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। अभी एक नई बहस चल रही है कि आर्य जो थे यूरोपीय बाहर से नहीं थे, वो भारत के ही थे, तो ये एक बहस है। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका नगरीकरण देखेंगे, ठीक है, नगरीकरण देखेंगे। फिर उसके बाद इसका क्या देखेंगे, इसकी जो संस्कृति और कला है, ठीक है, मातृ देवी की पूजा थी, इसमें धर्म वराग को लेके आप लोग चीजें अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से मृद भांड थे, ये सब हल्का सा आप लोग आइडिया रखेंगे, क्योंकि मृद भांडों को लेके अभी लेटेस्ट खोज हुई है इसको लेके। फिर उसके बाद में इसमें क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई आप इसके स्थापत्य को देख लें अच्छे से। जैसे नगरीकरण की हम लोगों ने बात की ना, उसी तरह से थोड़ा सा जो इसका स्नानागार है, कैसी कौन सी ईंटों का प्रयोग होता था, थोड़ा सा वहां पे आप लोग फोकस कर लें। मेंस दृष्टिकोण से वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस व्यापार देख लें, कहां कहां तक होता था, किस हद तक सफल हुआ। और पतन के कारण तो आपको पता है थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आएंगे वैदिक काल पे। वैदिक और उत्तर वैदिक, इन दोनों का आप जल्दी से एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अभी रिवाइज करेंगे जल्दी से। तुलनात्मक अध्ययन हर क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद में कृषि, आपको पता है पहले मुख्य पेशा पशुपालन था, बाद में कृषि बन गया। इसी तरह से बदलाव आप सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे कि पहले जो थी, जो श्रेणीकरण था जाति का, वो
कर्म के आधार उस पे था, काम क्या करते हैं हम, ठीक है, पेशे के आधार पर था, लेकिन बाद में वो जाति की व्यवस्था के आधार पर हो गया। इसी से जाति व्यवस्था का उदय हुआ भारत में। तो उसके बाद जो आप देखेंगे कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो गई, ठीक है, आश्रम की आप व्यवस्था का जिक्र कर सकते हैं। थोड़ा सा इन चीजों को आप कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, जैसे आप जो वैदिक साहित्य है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैदिक साहित्य में जैसे आप देखिए 4 वेद हैं, ठीक है, वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो यहाँ का आपका पूरा एरिया कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जल्दी से, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, जैसे महाजनपद काल है। महाजनपद काल में आप एक ही चीज पढ़ेंगे बस, द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण कब हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यहां पर द्वितीय नगरीकरण हुआ। क्या चीजें थी वो जल्दी से पढ़ लेना है उसको। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं मौर्य काल पे, ठीक है। मौर्य काल पे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, अशोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिलर इनके देख लेना कहां पर, जैसे सबसे पहले पिलर में पशुपालन की निंदा है, पशुवध की निंदा है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 13वें में कलिंग का युद्ध है। थोड़ा सा इन पिलर्स में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेंगे। उसका स्थापत्य थोड़ा देख लेंगे, कौन सी चीजें उसने ईरान से अडॉप्ट की थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। एक चीज ये, फिर मौर्य काल में ही हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है लकड़ी के महल ज्यादा थे, तो थोड़ा सा हल्का सा मौर्य स्थापत्य देखेंगे जिसमें हम गुफा स्थापत्य पर ज्यादा फोकस करेंगे। और मौर्य होने के बाद आप कहां चलेंगे, फिर उत्तर मौर्योत्तर काल जो है ना, इस पर फोकस करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हुई, शक, कुषाण, ये लोग आए। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, कुषाणों पे। इनके तहत ही सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो थोड़ा सा कुषाण साम्राज्य को पढ़ लेंगे। फिर आगे चलते हैं हम जल्दी से, यहां से हम लोग चलेंगे। इसी काल के दौरान आपको संगम साहित्य भी पढ़ना है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लीजिएगा। इसी काल में आपको संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है। कालिदास वगैरह जो उस समय के थे ना, वराहमिहिर, कालिदास, ये उस तरह के उस समय के थोड़ा साहित्यकारों को अच्छे से देख लेना है। संस्कृत साहित्य एक होलिस्टिक टॉपिक के तहत आप लोगों को चीजें रिवाइज कर लेनी है। कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को वहां पे देने पड़ेंगे, कालिदास के बुक्स वगैरह का आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद फिर हम आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल की क्या स्थिति थी, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन बनता है गुप्त काल के बाद का, जो हमने कहा ना कि व्यापार का पतन क्यों हुआ, क्यों गिरावट आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक बार पूछ भी चुका है, थोड़े कारण हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए, वहां पे थोड़ा सा फोकस करना है। थोड़ा सिक्का शास्त्रीय यहाँ पे देख लेना है कि ये कला जो है वो क्यों गिरावट हो गई थी, व्यापार का पतन क्यों हुआ था, ये कारण याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के यूपीएससी। फिर उसके बाद में आप फोकस करेंगे हर्षवर्धन पे। क्यों, क्योंकि अंतिम हिंदू राजा था पूर्व मध्य काल में। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूर्व मध्य काल में, मध्य काल में हेमू है, तो पूर्व मध्य काल में हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट हिंदू राजा था। तो आपको पता है वर्तमान सरकार जो है, जो पुराने हमारे भारतीय शासक थे, ठीक है, मतलब इतिहास में अभी तक ज्यादातर उन शासकों, विदेशी शासकों पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो वर्तमान सरकार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे राजाओं के बारे में भी ज्यादा पता चले, तो हर्षवर्धन उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक ये धर्म की वो भी करते थे, कहीं ना कहीं पे एक मीटिंग बुलाया करते थे धर्म की लोगों की, सब लोगों को, तो वो अलग अलग स्थानों पर होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फिर हम लोग अब आगे चलते हैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान में। देखिए दिल्ली सल्तनत का काल, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें सबसे पहले तो 3-4 राजा आप लोग देख लीजिए, कौन कौन से राजा हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद में हम 2 फोकस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पे, अलाउद्दीन पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद में फोकस करेंगे फिरोज शाह तुगलक। बस ये 4 राजा आप लोगों को देखने हैं, इनको थोड़ा सा इनका वर्क देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान ही थोड़ा सा फारसी साहित्य पे आप फोकस करेंगे, और मुगल काल के दौरान भी। फिर हम लोग आते हैं मुगल काल में। मुगल काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक कौन है, अकबर और शाहजहां, क्योंकि स्थापत्य के दृष्टिकोण से शाहजहां इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अकबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी नीतियां इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अकबर के साथ आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे शेरशाह सूरी को, ठीक है ना। शेरशाह सूरी पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर कृषि और अन्य क्षेत्रों में और बाजार व्यवस्था में सुधार किए थे शेरशाह सूरी ने। अवसंरचना को लेकर भी काफी काम किया था इन्होंने। तो अकबर और शेरशाह सूरी आप लोग पढ़ेंगे मुगल काल में। और फारसी स्थापत्य, फारसी जो साहित्य है उस पर फोकस करेंगे फिर से।
एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन सकता है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है इनकी अस्थियां ढूंढ रही है, दारा शिकोह की। ज़्यादा सफल शासक तो नहीं थे, बट इनका एक जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट था वो था कि वो फारसी साहित्य का अनुवाद करते थे संस्कृत साहित्य में। अनुवाद कार्य इनका काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो उसको लेके इन्होंने कहीं ना कहीं पे काम किया था। तो वर्तमान सरकार इनकी अस्थियां खोज रही है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे क्या क्या काम था इनका। उसके अलावा मुझे लगता है मध्यकाल भारत आपका खत्म हो गया। इसी में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे भक्ति काल, सबसे फेवरेट है यूपीएससी का। भक्ति काल में किस किस पे फोकस करेंगे थोड़ा सा देख लेंगे। फरीद को, कबीर को, गुरु नानक को, और जो मैंने आपको बोला शंकर देव, और उससे थोड़ा सा पहले 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी भी भक्ति काल का दौरान था, तो वहां पे आप लोग शंकराचार्य को फोकस करेंगे और माधवाचार्य को। ठीक है, तो ये यहां पर भक्ति काल जो है आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भक्ति काल की चीजें क्या किस हद तक सफल हुई क्या, क्योंकि कबीर और गुरु नानक ने बहुत प्रयास किया जाति व्यवस्था को खत्म करने का, लेकिन वो व्यवस्था बाद में भी बनी रही। महिलाओं को लेकर उत्थान के लिए बड़े प्रयास इन संतों ने किए, लेकिन बाद में व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रही, तो बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव नहीं आए। तो आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण हद तक सफल नहीं हुआ, लेकिन समाज को दिशा देने में भक्ति काल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आधुनिक भारत को देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, बट मुझे लगता है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा स्पीड पे चला के इसको देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आधुनिक भारत को देख लेते हैं। आधुनिक भारत को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कारण क्या रहे। सबसे पहले आप उस समय ये भी देखेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले बोला, मराठा, सिख, इन सबका अलग अलग दौर था, अलग अलग शासन था। तो ये मैसूर, बट ये अगर ये लोग साथ होते बंगाल, तो कहीं ना कहीं पे इतना आसान नहीं होता। कारण क्या थे, यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, ये कारण पर भी आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, 1 2 3 4 कारण, किस तरह से वो लोग भारत में आए, क्या कारण थे। फिर उसके बाद में उनका जो प्रसार होता है, देखिए पूरे आप इतिहास में, चाहे वो मध्यकाल का इतिहास हो या आधुनिक भारत हो, उसमें जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ना, उस पर फोकस करेंगे आप। बड़े बड़े युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध, एक व्यापक पैमाने पर बदलाव हुआ व्यवस्था में। फिर प्लासी का युद्ध जब आधुनिक भारत में होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार क्वेश्चन इस जगह को लेकर पूछा गया है कि पानीपत की में ही क्यों लड़ाइयाँ हुई। आप क्वेश्चन पूछ सकता है प्लासी ही क्यों इंपॉर्टेंट है, या बक्सर में ही वो चीज़ें क्यों बनी। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे, और साथ में इनके कारण भी देखेंगे, और ये इसके बाद में क्या प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आया। ठीक है ना, बदलाव क्या आया, वो चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं ये। फिर उसके बाद में आप आते हैं, थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, जो हम लोगों ने बोला ना, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस की व्यवस्था, थोड़ा सा इस दौरान ये दल पैदा हुए थे, इनकी सफलता असफलता देख लेंगे। फिर महात्मा गांधी को देख लेंगे। इसके साथ ही जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक तो आपके राजा राम मोहन राय, एक आपका इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद, और एक बन जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट दयानंद सरस्वती, क्योंकि इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इन तीनों को, जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, जल्दी से नोट करते चले जाइए। इनमें से क्वेश्चन बनेंगे और हो सकता है आप बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर लें। तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत। यहीं पर आप थोड़ा सा महिलाओं का एंगल भी देखेंगे। जैसे ज्योतिबा फूले को लेकर चीज़ें की, उन्होंने शुरुआत की थी ना उनकी। आप सोचिए कि महिलाओं के लेकर बहुत व्यापक पैमाने पर स्कूल स्थापित किए थे। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं को सेंटर में रखकर सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे। फिर उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिटिश की नीतियां। ब्रिटिश नीतियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके तहत आप देखेंगे उनकी प्रशासनिक नीतियां, फिर उनकी आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां। ठीक है, थोड़ा काल सेक्टर विभाजित करके आप लोग देख लेंगे ना, कि जैसे 1757 से लेकर 1813 तक क्या सिचुएशन रही। फिर 1813, एक सेकंड रुकिए जरा,
1813 से लेकर 1857 तक क्या सिचुएशन रही, होलिस्टिक एक पूरे काल पीरियड को पूछ सकता है यूपीएससी। फिर 1857 से लेकर 1909 तक क्या सिचुएशन रही, फिर 1909 से 1919 तक क्या सिचुएशन रही, फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पर भी फोकस करिएगा। और आप जब महात्मा गांधी का आगमन होता है और उसके बाद जो आंदोलन हुए ना उन पर भी फोकस करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात की, इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से जो नई विचारधाराएं आई, ठीक है, वो क्या थी, उन पे फोकस करेंगे। और कौन कौन से आंदोलनों के बाद कौन कौन से छोटे स्तर पर भी विद्रोह हुए उसका भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जैसे कूका आंदोलन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें शुरू हुए, तो थोड़ा सा इन आंदोलनों पे भी फोकस करेंगे। और साथ में अंत में जो 1940 के बाद जो कई प्रस्ताव आए ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन पर भी हम लोगों का फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तीनों स्तर पर, प्राचीन भारत भी देख लिया हम लोगों ने, मध्यकाल भारत भी देख लिया, और साथ में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछी हैं और किन टॉपिक्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना अंतिम दौर का, तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन इसी के आसपास रहेंगे, आप लोग हैंडल कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि आप कोशिश करिए किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें आप, ठीक है। क्वेश्चन सबके सब अटेम्प्ट करें, लेकिन कोई बहुत रैंडम, क्योंकि यूपीएससी ने अब पेनाल्टी मार्क्स इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। पेनाल्टी अगर आप गलत लिखते हैं, अलग डायरेक्शन में लिखते हैं, तो आपको कुछ पेनाल्टी भी लग सकती है। आपको उससे घबराना नहीं है ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या उसको लेके बिल्कुल आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बन रही हैं, तब आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप कोशिश करें कि 19 से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग हर हाल में ही अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत कम संभावना है फिर इंटरव्यू फाइनली तौर पर आप क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी का पेपर 1 का 1 या 2 वीडियो और आएंगी जिसमें पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग चारों पेपर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अगली वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग। तब तक अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द इसकी अगली वीडियो पब्लिश होगी। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।